नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। मैं आज 9वीं कक्षा की पुस्तक राजनीति शास्त्र के पहले और दूसरे अध्याय के संबंध में बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए, आपको कुछ बताने के लिए प्रस्तुत हूँ। इसी कड़ी में आज हम पहला जो अध्याय लेंगे वो है लोकतंत्र, यानी कि लोकतंत्र क्या है। आप बच्चों 9वीं कक्षा में आ गए हैं तो कुछ ना कुछ पहले आप इसे नागरिक शास्त्र के रूप में पढ़ा करते थे, अभी हम इसे राजनीतिक शास्त्र के रूप में पढ़ रहे हैं। तो जो बात आती है लोकतंत्र की, तो हम जानेंगे सबसे पहले कि लोकतंत्र आखिर है क्या। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि लोकतंत्र यानी कि जनता का तंत्र। अब ये जनता का तंत्र कैसे है और इसमें क्या क्या अवधारणाएं, क्या क्या बिंदु समाहित है, तो कुछ जो आपकी स्लाइड में आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, इसमें स्वतंत्रता की बात है, इसमें अधिकार की बात है, बराबरी की बात है, प्रतिनिधित्व की बात है, भाग लेने की बात है, नागरिकों की आवाज़ की बात है, अपनी पसंद की बात है और बात है प्रजातंत्र की। तो लोकतंत्र को ही प्रजातंत्र भी कहा जाता है। और अब हम जानेंगे कि प्रजातंत्र शब्द कैसे और कहाँ से बना है। अमेरिका के राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की परिभाषा प्रजातंत्र के लिए सबसे माकूल जान पड़ती है कि प्रजातंत्र लोगों का, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए शासन है। और ये जो शब्द है डेमोस और क्रेशिया लैटिन शब्द से बना हुआ है। डेमो जिसका अर्थ है लोग और क्रेशिया जिसका अर्थ है शासन। तो जो ये शब्द आया था तो इसका जो मोटा मोटी अर्थ निकल रहा है कि लोगों का शासन, यानी कि जनता का शासन। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, अब्राहम लिंकन ने ये परिभाषा दी थी और भी कई विद्वानों ने परिभाषा दी थी। और प्रजातंत्र यानी कि लोकतंत्र के बारे में इसके गुण, दोष, विशेषता, अभी विश्व के कितने देशों में ये सफलतापूर्वक लोकतांत्रिक सरकार चल रही है, इस संबंध में हम लोग बातचीत करेंगे। तो आइए देखते हैं कि आगे क्या है। बच्चों, लोकतंत्र मुख्यतः 2 प्रकार के पाए जाते हैं, पूरे विश्व में पाए जा रहे हैं, जिसमें एक है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो दूसरा जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है वह अभी ज़्यादा लोकप्रिय अवस्था में है। लेकिन जब हमारे यहाँ प्राचीन काल का समय था, यानी कि पूरे विश्व में ईसा पूर्व की शताब्दी में जब शासन व्यवस्था थी, तो चीन, रोम और भारत में, साथ साथ मैक्सिको में भी कहा जाता है कि जब वहाँ माया सभ्यता थी तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र की ही विशेषता पाई जाती थी। अब हम देखते हैं कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में सबसे पहले जो है जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन में भाग लेती है। किस तरह भाग लेती है? यानी कि जहाँ निर्णय करने की बात होती है, जहाँ कोई अधिकारी को चुनने की बात होती है, जहाँ आपको कानून निर्माण की बात होती है, वहाँ जनता एकत्र होती है और शासन की प्रणाली में भाग लेती है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में प्रतिनिधि का अभाव रहता है। चूँकि जनता शासन प्रक्रिया में खुद भाग लेती है तो वहाँ उन्हें प्रतिनिधियों को चुनने की बात नहीं आती और प्रतिनिधि का अभाव होता है। तीसरी बात कि ये लोकतंत्र का शुद्ध रूप माना जाता है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है विकास के क्रम में विकसित हुआ है और आज विश्व के अधिकांश देशों, अधिकांश क्या कहिए कि तकरीबन सारे देशों में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ही पाया जाता है। चौथी विशेषता जो है कि जनता द्वारा एकत्र होकर शासन संबंधी नीति, यानी कि शासन किस प्रकार उस देश में, उस राज्य में चलाया जाएगा, इस संबंध में वो तय करते हैं। खुद जितने लोग होते हैं वो गण के रूप में मिलकर जो योजनाएं बनाई जाती है सरकार की ओर से, उन योजनाओं के निर्माण में भागीदारी करते हैं। सरकार चलाने के लिए, देश चलाने के लिए, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, रक्षा कानूनों के निर्माण के लिए कानून निर्माण की भी बात होती है। साथ ही साथ जब लोकतंत्र की बात आती है तो वहाँ वाद विवाद को एक उचित स्थान दिया जाता है।
ताकि जो आपसे असहमत भी हैं वो भी अपनी बात को अच्छे से रख सकें। अगर कोई आपके विचार से सहमत नहीं है या विरोध में अपना विचार रखता है तो उनसे असहमति या उनसे हम क्लेश नहीं कर सकते, बल्कि उनके जो बात है उसे भी हम सुनेंगे और उनकी बातों पर गौर करेंगे, यानी कि वाद विवाद में भी उनकी भागीदारी हुआ करती है। सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति का भी निर्णय लेने में उनकी सहभागिता होती है। पांचवी विशेषता जो अभी हमने बताया कि भारत, चीन, यूनान, रोम में ये प्रचलित था। अभी हम आएंगे कि प्राचीन काल में भारत में किस तरह से लोकतंत्र की शुरुआत हुई थी और अभी तक उसका उदाहरण दिया जाता है। चूँकि प्रत्यक्ष लोकतंत्र अभी बहुत चलन में नहीं है, लेकिन वर्तमान में स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जहाँ की प्रत्यक्ष लोकतंत्र की विशेषता पाई जाती है। अब हम देखते हैं कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र में इसकी क्या चार मुख्य और विशेषताएं हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर जनमत संग्रह की बात आती है तो किसी भी नियम, कानून या नीति पर जनमत संग्रह कराया जाता है। चूँकि आबादी कम होती है, अतः जनमत संग्रह कराना आसान हो जाता है और उसी के अनुकूल नीति निर्माण की प्रक्रिया, कानून निर्माण की प्रक्रिया होती है। दूसरा है प्रत्यावर्तन, यानी कि अदला बदली। अदला बदली का कहने का मतलब ये कि बच्चों, जैसा कि यहाँ प्रत्यावर्तन लिखा हुआ है तो ये थोड़ा क्लिष्ट हो जा रहा है, बट अदला बदली के सेंस में ये कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र जहाँ भी होता है तो वहाँ कोई एक राजा या कोई एक राष्ट्रपति, एक प्रधानमंत्री या कोई एक शासक नहीं होता, बल्कि उनका समूह होता है जिन्हें कि एक खास समय के लिए ही सत्ता प्रदान की जाती है और उनकी अदला बदली यानी कि उनका प्रत्यावर्तन होता रहता है। तो अभी हमने देखा कि स्विट्जरलैंड में चूँकि ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र की विशेषता पाई जा रही है, हालांकि पूर्ण रूप में नहीं है, लेकिन अर्ध स्वरूप में ये मौजूद है। तो वहाँ 7 जो कंटेनमेंट हैं उनमें जो चुने जाते हैं प्रमुख के रूप में और उनकी एक परिषद की तरह बन जाती है। बच्चों, परिषद यानी कि काउंसिल हम लोग समझते हैं इसको इस रूप में कि परिषद में आपके गिने चुने लोग होते हैं जो आगे के निर्णयों के लिए भागीदारी अपनी दिखाते हैं, मुख्य स्थान प्राप्त करते हैं। तो 7 कैंटोनमेंट जो स्विट्जरलैंड का है उसमें से जो मुख्य चुनकर आते हैं तो एक परिषद सी बनती है और उनमें एक व्यक्ति 1 साल के लिए शासक के रूप में नियुक्त होता है, बाकी दूसरे मंत्रालयों को वो संभालते हैं। तो दूसरे मंत्रालय को संभालने वालों को फिर अगले साल मौका शासक के रूप में मिल जाता है और पहले वाले जो शासक हैं वो पुनः अपने स्थान पर वापस चले जाते हैं, जो कि खाली हुआ होता है दूसरे शासक के आने के बाद से। तीसरा है आरंभण, यानी कि पहल। हम पहल का मतलब जानते हैं कि आगे से अब खुद ब खुद शुरू किसी पहलू पर अगर हम अपनी बात सबसे पहले रखते हैं, किसी भी काम को करने के लिए हम अपने कदम सबसे पहले बढ़ाते हैं, ये पहल यानी कि आरंभन कहलाता है। और पहल जब हम करते हैं तो इसमें मुद्दा ये आता है कि सरकार या नागरिक, अगर सरकार ने कोई कानून बनाने की पहल नहीं की है तो वहाँ हम देखते हैं कि नागरिक खुद ब खुद अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होकर पहल करते हैं कि हमारे हित के लिए ऐसे कानून बनाए जाएं जिससे कि हमारा कल्याण हो सके। इसके बाद लोक निर्णय की बात आती है, जो कि अगर ले लिया जाता है, यानी कि जनता जब एकत्र होकर कोई निर्णय लेती है तो उसको शासन व्यवस्था को महत्व देना आवश्यक हो जाता है और लोक निर्णय जो है आखिरकार निर्णायक साबित होता है। तो जनमत संग्रह, प्रत्यावर्तन, पहल और लोक निर्णय, ये जो हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरण माने गए हैं। अब हम अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की विशेषता पर नजर डालेंगे। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की विशेषताएं बच्चों
जिस तरह से हमने प्रत्यक्ष लोकतंत्र की विशेषताओं पर नज़र डाला, उसी तरह से अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की विशेषताओं को भी देखेंगे। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र वर्तमान युग में लोकप्रिय है। हम आगे के बिंदुओं पर ये जानेंगे कि ये क्यों लोकप्रिय है। अभी अभी हमने बात की प्रत्यक्ष लोकतंत्र की, चूँकि इसमें एक बाधा कह लीजिए या अवरोध कह लीजिए, ये हो जाता है कि ये बहुत बड़े राज्य पर लागू नहीं किया जा सकता है। शायद इस वजह से भी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की विशेषताएं बढ़ती जा रही है और अधिकांश देशों ने अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को ही अपनाया है। इसीलिए यह वर्तमान में बेहद लोकप्रिय है। इसमें जनता के प्रतिनिधियों द्वारा शासन किया जाता है, यानी कि जनता खुद किसी भी निर्णय में भागीदारी नहीं करती है और वो जो प्रतिनिधि चुनती है वो उस पे शासन कर सके, उनके हित के लिए, उनके कल्याण के लिए योजनाएं बना सके, योजना का निर्माण कर सकें, तो अपने प्रतिनिधियों को वो चुनती है और यही प्रतिनिधि आगे जाकर प्रशासनिक निर्णय लेते हैं, कानून का निर्माण करते हैं, सरकार पर नियंत्रण रखने का कार्य करते हैं। प्रशासनिक निर्णय लेकर वो प्रशासनिक कार्यों में सहूलियत प्रदान करते हैं। कानून निर्माण इस तरह से किया जाता है जो कि जनता के लिए लाभकारी हो और साथ ही साथ सरकार मनमानी न कर सके, इसलिए उस पर नियंत्रण रखने का भी काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में नागरिक मताधिकार के द्वारा निर्वाचन होता है। हम अब इस मुद्दे पर आते हैं कि नागरिक आखिर कौन है। तो कोई भी देश ये निर्धारित करता है कि ये जो हमारे देश में लोग रह रहे हैं वो नागरिक होंगे, इसके लिए कुछ न कुछ मानक बनाए गए हैं। आगे जब कभी हम नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे तो इस संबंध में बात करेंगे। फिलहाल हम इतना जान लें कि एक देश के भूभाग में, उसकी संप्रभुता में, उसके जो क्षेत्र हैं उसमें रहने वाले लोग नागरिक कहलाते हैं और उन्हें देश कुछ न कुछ कानूनी अधिकार प्रदान करता है। साथ ही कई बार जो विदेश में भी लोग रह रहे होते हैं, जो हमारे देश के नहीं हैं, उन्हें भी नागरिकता प्रदान की जाती है। वो कानूनी तरीकों से प्रदान की जाती है। कई बार खुद के देश के नागरिक बाहर के देशों में जाकर दूसरे देशों की नागरिकता ले लेते हैं। ऐसे में उन्हें भी दोहरी नागरिकता प्रदान करने का चलन रहा है। प्रतिनिधियों का निश्चित अवधि के लिए चुनाव किया जाता है, यानी कि जब कोई प्रतिनिधि निर्वाचन के द्वारा चुन लिया जाता है तब किसी न किसी अवधि तक वो बना रहता है। कहीं कहीं उन्हें वापस बुलाने की भी परंपरा है कि एक निश्चित संख्या में अगर मतदाता अपने प्रतिनिधियों को वापस बुलाना चाहें तो बुला सकते हैं। हमारे यहाँ, हमारे भारत में अभी ये चीज़ नहीं है। तो नागरिक, जो जनता है, जो नागरिक है, वो अपने मत का प्रयोग करके अपने प्रतिनिधि को चुनती है चुनाव में और वे प्रतिनिधि निश्चित अवधि तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक कि कोई असामान्य कारण उपस्थित न हो। यानी कि हमारे भारत में प्रतिनिधियों की जो निश्चित अवधि है वो 5 साल तक है। अमेरिका में ये 4 साल तक है। इसी तरह किसी देश में 6 साल तक भी है। लोकतंत्र, अभी हम लोकतंत्र की बात कर रहे थे। तो जितने मुद्दे होते हैं, जितनी भी संस्थाएं होती हैं, जो देश होते हैं, जो हमारा रहन सहन है या हमारा एक जीवन दर्शन होता है, हर किसी में कुछ न कुछ विशेषता पाई जाती है। तो लोकतंत्र की विशेषता में सबसे पहले हम अगर देखें तो निर्वाचित प्रतिनिधि द्वारा अंतिम निर्णय का अधिकार होता है। यानी कि जनता जिन्हें चुनकर भेजती है, अंतिम निर्णय किसी भी कानून के संबंध में, नीति के संबंध में, योजना के संबंध में वो जो निर्णय लेते हैं, उन्हें जनता की ओर से ये निर्णय लेने का अंतिम अधिकार होता है। फिर आते हैं कि निष्पक्ष एवं स्वतंत्र निर्वाचन पर आधारित। लोकतंत्र निष्पक्ष एवं स्वतंत्र निर्वाचन पर आधारित होता है। यहाँ कुछ बातें अपवाद स्वरूप जा सकती हैं,
जैसे कि कई देशों में निर्वाचन करवा लिया जाता है, लेकिन जो सत्ता का परिवर्तन है वो नहीं होता। ऐसे में कहा जाता है कि वहाँ तानाशाही जैसी व्यवस्था हो गई है। फिर हम बात करेंगे तानाशाही की, यानी कि कोई एक व्यक्ति इतना प्रमुख हो गया है, इतने अधिकार उसके पास आ गए हैं कि वो अपने मन के मुताबिक नीतिगत निर्णयों को लेने के लिए स्वतंत्र हो जाता है। और इसके उदाहरण के लिए बच्चों अगर हम एक बात बताएं कि बगल में हमारे देश का पड़ोसी देश है चीन। तो चीन में, रूस में, इवन एक मेक्सिको देश है दक्षिणी अमेरिका का, वहाँ भी 2000 तक एक ही दल को मत देने की परंपरा रही थी। चीन में साम्यवादी दल है, रूस में भी साम्यवादी दल हुआ करता था, और जो भी उम्मीदवार खड़े होते थे तो वो एक दल के ही होते थे, यानी कि एक दलीय व्यवस्था थी। तो कहने को तो वहाँ भी निर्वाचन होता है, लेकिन ये स्वतंत्र रूप से नहीं होता है। कहीं ना कहीं ये बंधन मौजूद होता है कि आप एक ही दल के उम्मीदवारों को अपने प्रतिनिधि के रूप में चुनेंगे। एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत, यानी कि एक व्यक्ति एक वोट ही डाल सकता है, वो चाहकर भी 2 वोट नहीं डालेगा, और प्रत्येक व्यक्ति का बिना किसी भेदभाव के वोट का महत्व एक ही गिना जाएगा, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, अल्पसंख्यक हो, बहुसंख्यक हो, दोहरी नागरिकता वाले हों या देश के सशक्त नागरिक हों। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति अगर बहुत धनी है तो उसके वोट की महत्ता ज़्यादा हो जाएगी, या कोई महिला है तो उसके वोट को गिना नहीं जाएगा या उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं होगा। 1965 तक, जो कि आज का विकसित देश है संयुक्त राज्य अमेरिका, 1965 तक वहाँ अश्वेतों को मत देने का अधिकार नहीं था। बहुत से अरेबिक देशों में अभी भी महिलाओं को मत देने का अधिकार नहीं है। यहाँ एस्टोनिया एक देश है जहाँ रूसी अल्पसंख्यकों को मत देने से रोका जाता है, या उनके मत की गिनती, जो मूल्य कहते हैं, मत का मूल्य बहुत ही कम आंका जाता है। लेकिन हमारे भारत में एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य का सिद्धांत काम करता है, और यह लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी विशेषता है। विधि के शासन और नागरिक अधिकारों का संरक्षण। लोकतंत्र में कानून का शासन सर्वोपरि होता है, और उस कानून के अंतर्गत बिल्कुल समानता के आधार पर देश के सभी नागरिकों के साथ एक समान बर्ताव किया जाता है। यानी कि विधि की नज़र में, कानून की नज़र में सारे नागरिक एक समान हैं, किसी भी तरह का भेदभाव उन पर नहीं किया जाएगा। अब आते हैं बच्चों नागरिक अधिकारों के संरक्षण पर। तो नागरिक अधिकारों का जो संरक्षण है उसमें आपके स्वतंत्रता के अधिकार आ जाते हैं, समानता के अधिकार आते हैं, शिक्षा का अधिकार है, वोट देने का अधिकार है। इस तरह के जो अधिकार हैं वो नागरिक अधिकारों के अंतर्गत आते हैं। और अब हम देखेंगे कि कोई भी संस्था है तो उसके गुण और दोष जरूर होते हैं। तो सबसे पहले हम अगर नज़र डालें कि लोकतंत्र के गुण क्या हैं और दोष क्या हैं, तो यहाँ आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं उसमें एक तरफ, यानी कि मैं जहाँ से बैठी हूँ वहाँ से बाईं तरफ गुण की बात है और दाहिनी तरफ दोषों की बात है। पहले हम गुण यानी कि लोकतंत्र के पक्ष में जो तर्क दिए जाते हैं उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नैतिक और मानवीय महत्व की। नैतिक महत्व आप समझ सकते हैं कि किसे कहते हैं। हमें बचपन से ये सिखाया जाता है, घर में माँ बाप और विद्यालय जब हम जाते हैं तो वहाँ टीचर हमें सिखाते हैं क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ हमारे पास एक कहिए कि विकल्प होता है कि हम लोकतंत्र को चुनें। चूँकि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है, इसीलिए हम उसमें अपना एक नैतिक आधार पाते हैं और लोकतंत्र को
चुनते हैं। चूँकि हम वोट के द्वारा अपनी भागीदारी करते हैं, तो यहाँ हमारा महत्व यानी कि मानवीय महत्व खुद ब खुद सिद्ध हो जाता है। दूसरी बात है राष्ट्रीयता और देशभक्ति की भावना पर विश्वास। अब चूँकि हम अपने ऊपर शासन करने के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये भावना आती है कि हम अपने ऐसे प्रतिनिधि चुनें जो हमारे कल्याण के लिए तो काम करें ही साथ वो हमारे देश की सुरक्षा के लिए काम करें, हमारे देश की एकता के लिए काम करें, हमारे देश की मजबूती के लिए काम करें और राष्ट्रीयता की भावना को भी बुलंद करें। बच्चों, राष्ट्रीयता की भावना एक ऐसी भावना है जो आपको अपने देश के साथ जुड़ने में मदद करती है। यानी कि हम अपनी भाषा, हम अपने रहन सहन, हम अपने कपड़े, हम अपने खान पान, हम अपने त्योहार, हम अपने पर्व, हम अपने जीवन के जीने के तरीके को कमोबेश एक जैसा रखें और एक राष्ट्र के रूप में यानी कि विविधता होते हुए भी एक बनकर उभरें, ये राष्ट्रीयता की भावना के अंतर्गत आता है। लोकतंत्र के तीसरे गुण में है राजनीतिक और सामाजिक क्रांति का भय नहीं। चूँकि जनता एक तरह से खुद निर्वाचन में भाग लेती है, अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, तो उनमें ये असंतोष नहीं होता कि वो किसी भी तरह से विरोध करें, क्रांति करें। तो किसी भी तरह की क्रांति का भाव उनके मन में नहीं आता। राजनीतिक क्रांति की भी बात नहीं आती, क्योंकि वो खुद अपनी पसंद से राजनीतिक दल को चुनती है और उनके द्वारा खड़ा किए गए उम्मीदवार को अपनी पसंद से मत देकर जीतने में मदद करती है। चौथा आ जाता है लोकप्रिय एवं स्थायी शासन। अब लोकप्रिय शासन इसलिए है कि जनता ने खुद चुना है और चूंकि बहुमत की सरकार बनती है तो जाहिर है कि वोटों का प्रतिशत यानी कि जनता का एक बड़ा भाग उसमें शामिल होता है उनको चुनने में, तो वो सरकार लोकप्रिय की श्रेणी में आ जाती है। और जब बहुमत का शासन होता है, चूँकि लोकतंत्र में बहुमत एक बहुत बड़ा कारक कह सकते हैं कि उसके अस्थायी होने में मदद करता है, तो जब किसी दल को बहुमत प्राप्त है तो वो दल अपनी जो अवधि है, यानी कि हमारे देश में 5 साल की अवधि के लिए सरकार चुनी जाती है, तो वो 5 साल की अवधि के बाद ही अपना फिर से वो चुनाव करवाने के लिए जाएगी और ये शासन तब तक अस्थायी रहेगा जब तक कि कोई परेशानी सामने ना आ जाए। कोई ऐसी बातें भी हो सकती है कभी कभार, जैसे आपातकाल या विशेष स्थिति में शासन व्यवस्था को भंग किया जाता है, लेकिन ऐसा अपवाद स्वरूप ही होता है, हमेशा नहीं होता। तो इसके गुण में लोकप्रिय एवं अस्थायी होना शामिल है। राजनीतिक जागृति। राजनीतिक जागृति किस तरह से आती है? हम ये देखते हैं कि जनता हमेशा उसे किस उम्मीदवार को मत देना है, उसे हमेशा चुनाव के लिए जागरूक किया जाता है। वो उसे पता होता है कि कौन सा दल उसके हितार्थ सोच रहा है। ऐसे में जनता सोच समझकर अपने हित के लिए उम्मीदवार को चुनती है और सतत अपने अधिकारों के लिए सजग रहती है। ये राजनीतिक रूप से जागृति का पोषक है। जन कल्याण का पोषक। जन कल्याण का पोषक इस संबंध में हम कहते हैं कि चूंकि जनता अपने कल्याण के लिए, अपने अधिकारों के लिए प्रतिनिधि का चुनाव करती है, ताकि वो प्रतिनिधि विधायिका में बैठकर कार्यपालिका को चलाकर न्यायपालिका के प्रति श्रद्धा भाव रखकर जन कल्याण की बात सोचें और ऐसे नियम बनाएं, ऐसी योजनाएं बनाएं कि समाज के अंतिम जो पायदान पर खड़े रहने वाले लोग हैं, जो वंचित वर्ग हैं, उन तक भी योजनाओं का लाभ बिल्कुल ही सही तरीके से पहुँचे, बिना किसी भेदभाव के पहुँचे। फिर आते हैं समानता और स्वतंत्रता का पोषक। लोकतंत्र के का जो सबसे पहला गुण माना गया था वो समानता ही था, चाहे वो राजनैतिक समानता की बात हो, सामाजिक समानता की बात हो या आर्थिक समानता की बात हो।
तो राजनैतिक समानता के कंधे पर चढ़कर आर्थिक समानता आपके पास आती है। 1917 में जब सोवियत रूस में बच्चों क्रांति हुई थी तो वहाँ माना गया कि आर्थिक समानता अगर नहीं होगी तो लोकतंत्र चल नहीं पाएगा, और वहाँ आर्थिक समानता के 3 जो लक्षण थे वो दिखे इस रूप में कि पहला कि उन्होंने उत्तरदायित्व को अपनाया, दूसरा सार्वजनिक मताधिकार को अपनाया, और तीसरा आर्थिक समानता यानी कि राजनैतिक समानता के द्वारा आर्थिक समानता को पाने की भी बात उन्होंने की ही नहीं बल्कि उस पर अमल किया, और लंबे समय तक ये शासन व्यवस्था आदर्श स्वरूप में बनी रही। फिर आती है स्वतंत्रता की बात, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कुछ कहने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भूभाग में बसने की स्वतंत्रता। यानी कि अगर स्वतंत्रता न हो तो हम तो अपना उम्मीदवार भी अपनी मर्जी से नहीं चुन पाएंगे, इसलिए स्वतंत्रता होना आवश्यक है। अब आते हैं इसके दोषों पर। पहली जो दोष है वीर पूजा, यानी कि किसी को भी देखते हैं कोई भी नेता है तो उसे अपना हीरो मान लेते हैं, चाहे उसमें गुण हो चाहे अवगुण हो। कोड़ा आदर्शवाद, यानी कि कभी कभी लफाजी करते रहते हैं लोग और जनता जो है उसे सच मानती जाती है, हमेशा आदर्श की बात करती है। अनेक दल होते हैं तो दलगत बुराइयां आ जाती है, एक दल दूसरे दल की बुराई करता दिखता है। साहित्य, कला एवं संस्कृति को बहुत स्थान नहीं दिया जाता है। यानी कि धनवानों की प्रबलता हो जाती है, चुनावों में बहुत धन खर्च होता है, इस वजह से धनिकों की बन आती है। समय एवं धन का अपव्यय भी, चुनाव लंबे समय तक चलते हैं, इसमें धन और समय दोनों का अपव्यय होता है। अनुत्तरदायी शासन, कहा तो जाता है कि इससे बड़ा उत्तरदायी शासन नहीं है, लेकिन जब चुनकर जाते हैं तो वे जनता के प्रति लापरवाह हो जाते हैं। अयोग्यों की पूजा, इस तरह से कि कई बार बिना शिक्षित लोग भी चुन लिए जाते हैं और अयोग्य लोग भी चुनकर आते हैं तो वो भी एक हीरोइज्म को प्राप्त कर लेते हैं, नायक का रूप ले लेते हैं। इसके बाद एक अंतिम अपने स्क्रीन पर ये देखेंगे, लोकतंत्र की सफलता की शर्तें। लोकतंत्र में आस्था होना नागरिकों का परम कर्तव्य है। नागरिकों का आचरण बहुत ही अच्छा होना चाहिए, सच्चरित्र होना चाहिए, शिक्षा अवश्य होनी चाहिए, शिक्षित हो नागरिक, आर्थिक समानता, सामाजिक समानता, इससे आप निर्णय ले सकेंगे कि हमारा स्तर एक है, हमारे नागरिकों का स्तर एक है। राजनीतिक जागृति की बात अभी पहले भी कही। स्थानीय स्वशासन जो है ये आपको नीचे के स्तर से लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। स्वस्थ और सच्चा जनमत ये होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम अपने लोकतंत्र की सफलता की शर्तों को पूरा कर पाएंगे। और अब मैं इस अध्याय को यहीं समाप्त करती हूँ। अगले अध्याय में हम बात करेंगे समकालीन विश्व में लोकतंत्र पर। नमस्कार।